नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मेरी कहानियां पर। आज हम फिर से हाजिर हैं और एक नई कहानी के साथ। राजीव और मेरी शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन अब तक हमें कोई बच्चा नहीं हुआ था। राजीव मुझ पर बहुत भरोसा करता था। मैं बांझ थी, लेकिन मैंने राजीव से झूठ बोला था कि महिला डॉक्टर ने कहा है कि हमें बहुत जल्द बच्चा हो जाएगा, और राजीव ने भी मेरी बात पे यकीन कर लिया था। लेकिन अब मैं और झूठ नहीं बोल सकती थी। मैं झूठ बोल बोलकर थक चुकी थी। मैंने सोचा कि मुझे अपने पति को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। अब मैं उन्हें और धोखे में नहीं रखना चाहती थी। सच्चाई बताने से पहले मैंने एक बार अपनी माँ को फ़ोन किया और पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। माँ ने कहा, तुम ऐसा करो कि तुम अपने पति की दूसरी शादी करवा दो। तुम्हारा पति तुम्हारा एहसानमंद रहेगा और तुम्हें कभी छोड़ने के बारे में नहीं सोचेगा। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ। मुझे लगा कि मेरी माँ मुझसे बदला निकाल रही हैं, क्योंकि मैंने उन्हें बहुत बदनाम किया था। मैंने गुस्से में कहा, माँ, मुझे आपसे ऐसी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। शाम को जब राजीव घर वापस आया तो उसने मुझे देखा और पूछा, क्या बात है प्रिया, तुमने कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है? मैंने कहा, अंधेरा तो मेरी किस्मत में लिखा है, मैं उस अंधेरे का क्या करूं? मैं तो टूट गई। राजीव बोला, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है, फिर हमने तुम्हें बिठाया, तुम्हें क्या हो गया है? मैंने राजीव को फिर से सारी बात बताई कि मैं बांझ हूँ और मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आज मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई थी। उन्होंने कहा कि तुम बांझ हो और अब तुम जीवन भर बच्चा पैदा नहीं कर पाओगी। मेरी बात सुनकर राजीव के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी छा गई थी, लेकिन तुरंत उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, कोई बात नहीं प्रिया, तुम मेरे लिए काफी हो, मुझे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। राजीव के समझाने पर मेरा मन शांत हुआ, लेकिन एक दिन मेरी सास ने ये बात कही। एक दिन हमारी पड़ोसन हमारे घर आई और मेरी सास ने उससे कहा, मेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ दो, क्योंकि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, तुम्हारी पहली बहू को क्या हुआ था जो तुम अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहते हो? तब मेरी सास ने कहा, वो बेचारी बांझ है, अब हमें अपनी नस्ल बढ़ानी है, इसलिए मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी करवानी पड़ेगी। ये सब बातें सुनकर मैं कांपने लगी। तभी राजीव घर वापस आया। मैं रो पड़ी और उसे पूरी कहानी बताई। राजीव ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे से बाहर ले गया और अपनी माँ के पास खड़ा कर दिया और बोला, माँ, प्रिया के अलावा मैं किसी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं नहीं कर सकता, और मैं अपनी पत्नी को अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए आज के बाद मेरी दूसरी शादी की बात भी मत करना। मेरी सास ने गुस्से से सिर हिलाते हुए कहा, मैंने आज तक ऐसा आदमी नहीं देखा जो अपनी बांझ पत्नी से इतना प्यार करता हो, नाज नखरे करती है। जबकि राजीव की बातें सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैं बहुत खुश हो गई कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। मैंने मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा किया कि राजीव का प्यार मेरे लिए ऐसे ही बना रहे। रात हो गई थी। मैंने सोचा कि चाय बनाकर राजीव को दे दूं। जब मैं चाय बनाने के लिए रसोई में आई तो मुझे अपनी सास के कमरे से आवाज आती सुनाई दी। अपना नाम सुनकर मैं चौंक गई। मैंने देखा तो वो फोन पर अपनी बेटी से कह रही थी कि चिंता मत करो, ऐसा करो, मैं प्रिया को तलाक दिलवाकर राजीव से दूसरी शादी जरूर करवा लूंगी। तुम ऐसा करो कि तुम उसके लिए अच्छी लड़की ढूंढना शुरू कर दो। ये बातें सुनकर मेरे दिल पर एक बोझ सा पड़ गया। मैं कमरे में आकर बिना चाय बनाए ही लेट गई। अब मुझे अपना ख्याल खुद रखना है। मुझे अपनी माँ का ख्याल आया, लेकिन पिछली बार उन्होंने जो सलाह दी थी वो मुझे पसंद नहीं आई थी। मेरी सास की तरह वो भी मेरे पति की दूसरी शादी करवाना चाहती थी। मैंने बेमन से अपनी माँ को फ़ोन किया और रोने लगी। माँ बोली, क्या बेटा, तुम कहाँ गायब हो गई हो? मुझसे बात नहीं करना चाहती क्या? माँ की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी माँ मेरे लिए इतना तड़प रही होंगी। मैं कहने लगी, मम्मी, पहले मेरी जिंदगी बहुत अच्छी थी, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि मैं बांझ हूँ, मेरे सिर पर हर समय तलवार लटकी रहती है। मेरी सास ने अपने पड़ोसी से मेरे बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने को कहा है, और कभी कभी वो अपनी बेटी से कहती है कि ये मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी, तुम अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढो। माँ, राजीव बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरे लिए अपनी माँ से लड़ता है, लेकिन आखिरकार वो एक आदमी है। वो मुझे कब तक अपने दिल की रानी बनाए रखेगा? एक न एक दिन उसे एहसास होगा कि उसके जीवन में एक बच्चा होना चाहिए और वो दूसरी शादी कर लेगा। माँ कहने लगी, मुझे पता है कि इस समय तुम पर क्या बीत रही होगी, इसीलिए मैंने उस दिन तुमसे कहा था कि तुम राजीव की दूसरी शादी खुद ही कर दो। वो अपनी करोड़ों की संपत्ति ऐसे ही नहीं छोड़ जाएगा।
जाहिर सी बात है कि उसे एक वारिस चाहिए होगा। आज नहीं तो कल वो दूसरी शादी के बारे में जरूर सोचने लगेगा। अगर तुम्हारा पति अपनी पसंद की लड़की से शादी करता है तो सोचो कि अगर तुम मेरी बात मानो और वो किसी गरीब परिवार की लड़की से शादी कर ले तो तुम्हारा क्या होगा? करवा लो, वो तुम्हारे अधीन रहेगी, तुम्हारी ऋणी भी रहेगी और कभी तुम्हारी जगह लेने की कोशिश नहीं करेगी। अगर वो बच्चे पैदा करेगी तो तुम भी बराबर की माँ कहलाने की हकदार हो जाओगी। माँ की बात सुनकर मुझे लगा कि वो बिल्कुल सही कह रही हैं। मैंने कहा, मम्मी अगर आपके मन में भी ऐसी कोई लड़की है तो मुझे जरूर बताइएगा। मैंने सोच लिया था कि राजीव की दूसरी शादी किए बिना मेरा इस घर में रहना मुमकिन नहीं है। हालांकि ये ख्याल मेरे दिल पर कयामत की तरह गुजर रहा था कि मैं खुद अपने हाथों से अपने पति की शादी करवा रही हूँ। लेकिन ये मेरी मजबूरी थी और मुझे राजीव पर पूरा भरोसा था कि उसका मेरे लिए प्यार कभी कम नहीं होगा। और इसीलिए मैंने अपने घरवालों से छुपकर राजीव के लिए लड़की ढूंढनी शुरू कर दी। वो शहर के मुखिया और सरपंच की इकलौती बेटी थी। मेरे माता पिता और भाइयों ने अपना जीवन मेरे लिए समर्पित कर दिया था। मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मुझे बस एक चीज की कमी थी और वो थी बचपन से ही अपने माता पिता के साथ मेरा रिश्ता। ये सिर्फ मैंने ही तय किया था और जिस लड़के से मेरा रिश्ता तय हुआ था उसका नाम सुरेश था। उसने आज तक स्कूल का मुंह भी नहीं देखा था, जबकि मैं इंटरमीडिएट कर चुकी थी। हमारे शहर में अगर कोई लड़की इंटरमीडिएट पास कर लेती थी तो उसे बहुत बड़ी बात माना जाता था। और फिर सुरेश तो बड़ा ही अजीब किस्म का इंसान था। मेरे भाइयों ने भी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही अच्छे व्यवहार वाले थे। उन्हें बात करना आता था। माँ ने मेरे भाइयों की परवरिश बहुत अच्छे से की थी, लेकिन सुरेश को अच्छे बुरे की तमीज भी नहीं सिखाई थी। उसका शहर की हर दूसरी लड़की के साथ अफेयर रहता था। उसकी इन हरकतों की वजह से मैं उससे बहुत नफरत करने लगी थी। सुरेश की एक बात जो मुझे बहुत बुरी लगती थी वो ये थी कि शहर की हर दूसरी लड़की के साथ अफेयर होने के बावजूद वो मुझसे प्यार करने का दावा करता था। वो मुझे प्रिया की जगह सीता कहता था। वो मुझसे कहता था, सीता मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। और मैं सुरेश से कहती थी, शहर की सभी लड़कियां तुम्हारे लिए हैं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? तो वो कहता है सिर्फ राम ही सीता के हैं, बाकी सब सखियां हैं। एक बार सुरेश शहर के मेले से मेरे लिए कांच की चूड़ियां लाया था। मुझे सुरेश की इन आवारा हरकतों पर गुस्सा आता था। मेरी इस हरकत की वजह से मैंने पहली बार सुरेश की आंखों में आंसू देखे थे और सुरेश की आंखों में आंसू देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन सुरेश इतना उदास था कि अगले ही दिन मैंने अपनी आंखों से देखा था जब वो एक लड़की के साथ घूम रहा था, और फिर मेरे दिल में उसके लिए जो थोड़ी बहुत हमदर्दी जगी थी वो भी खत्म हो गई थी। जब मेरी माँ मेरे पापा से बात करती तो वो कहते, कोई बात नहीं है, सुरेश अभी बच्चा है, अपना ख्याल रखना। खैर कुछ साल पहले मेरे बड़े भाई ने शहर में एक अस्पताल बनाने के लिए अर्जी दी थी। उन्हीं दिनों एक टीम शहर में आई हुई थी और जमीन वगैरह का मुआयना कर रही थी, और फिर शहर में एक बहुत बड़े अस्पताल की नींव रखी गई। सब लोग वहां पापा के टेंट में ही रहा करते थे। कुछ दिनों बाद टीम वापस चली गई, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो वापस नहीं गया और उसका नाम राजीव था। उसे शहर की आबोहवा बहुत पसंद आई, इसलिए उसने पापा से इजाजत ली और कुछ दिन यहीं रुक गया। मैंने रुकने का फैसला कर लिया था। एक दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गई तो मेरी नज़र राजीव पर पड़ी। मुझे राजीव पहली नज़र में ही पसंद आ गया था। राजीव की आंखों की चमक बता रही थी कि उसे भी मैं पसंद आ गई हूँ। और फिर अगले ही दिन मैं खुद राजीव से मिलने गई तो उसने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उसने मुझे अपना मोबाइल नंबर दिया। मैंने अपनी माँ के फ़ोन से उसे कॉल किया और हमारे बीच प्यार पनपने लगा। उसने कहा, मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। फिर मैंने उसे अपने मंगेतर सुरेश के बारे में सब कुछ बताया। मेरी बात सुनकर वो बहुत हैरान हुआ और बोला, वो बड़ा अजीब इंसान है। मैं 2 मिनट तक उसके पास खड़ी रही और उससे बात की। मैंने राजीव से कहा कि वो अपना रिश्ता लेकर मेरे घर आ जाए, शायद मेरे माता पिता को मुझ पर दया आ जाए। राजीव मान गया और वापस मुंबई चला गया, और फिर 1 हफ्ते बाद मैं अपनी बहन और माँ के साथ वापस आ गई। उसने मेरा रिश्ता मांगा, लेकिन मेरे पिता ने मना कर दिया और मैं बहुत बेचैन हो गई। मैं हर समय रोती रहती थी। मेरी भाभी और मेरी माँ मुझे सांत्वना देने की कोशिश करती थीं। एक दिन मैंने अपने पिता से बात करने का फैसला किया। मैंने उन्हें बताया कि मैं सुरेश से शादी नहीं कर सकती। पापा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैंने सुरेश की माँ से वादा किया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है। मैं सुरेश की दिवंगत माँ से किया वादा ऐसे नहीं तोड़ सकता। पिताजी की बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पापा ने कहा, कोई बात नहीं, वो समय के साथ ठीक हो जाएगा। अगर एक महिला अच्छी और वफादार है तो वो सबसे बुरे लड़के को भी ठीक कर सकती है।
वो रो रही थी और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। और फिर मैं भी राजीव के साथ मुंबई भाग गई। मुझे पता था कि मेरे पिता की बदनामी होगी, लेकिन मैं मजबूर थी। मैं राजीव को खोना नहीं चाहती थी। राजीव मुझसे शादी करके अपने घर ले गया, लेकिन जब राजीव की माँ को पता चला कि राजीव ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो उन्होंने कहा, बेटा तुम शहर के मुखिया का मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे डर है कि वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ न दे। राजीव भी करोड़पति पिता का बेटा था, लेकिन मेरी सास थोड़ी पुराने ख्यालात की थी। उन्होंने घर से भागी हुई लड़की को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। उन्हें मेरे और राजीव के बीच कुछ भी मंजूर नहीं था। फूट डालने की हर संभव कोशिश की गई, लेकिन राजीव एक अच्छा पति साबित हुआ। उसने जीवन के हर मोड़ पर मेरा सम्मान किया। यह भी ईश्वर की कृपा थी कि मेरे पिता और भाई मेरे पीछे नहीं पड़े थे, अन्यथा मेरा जीवन नर्क बन जाता। खैर, नर्क अभी भी था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं बांझ हूँ और बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। मैं सोच रही थी कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरे माता पिता के बुरे आशीर्वाद का परिणाम नहीं है। खैर, अब मैंने अपने पति से शादी कर ली है। मैंने दूसरी बार शादी करने का फैसला किया था। मैं अपनी सास की जिद के कारण अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं होने देना चाहती थी, इसीलिए मैंने कुछ पैसों के बदले चुपके से पड़ोस की एक महिला को अपने साथ कर लिया। मैंने उससे कहा कि तुम मुझे किसी असहाय गरीब लड़की का रिश्ता दे दो और ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उस महिला ने मुझे बहुत चुपके से अपने घर बुलाया था। उसने मेरे सामने एक लड़की की तस्वीर रखी थी। मैं उसकी सुंदरता देखकर दंग रह गई। वो चकित थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो चांद का टुकड़ा हो। रिश्ते की महिला कहने लगी कि ये लड़की अनाथ है और अपने चाचा के साथ रहती है। उसकी चाची चाहती है कि वो जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। मैं उस लड़की की हूँ। तस्वीर देखकर आंटी बोली, मैं इस लड़की से अपने पति की शादी कभी नहीं करूंगी। इसकी खूबसूरती देखो, मेरे पति इसके प्यार में पागल हो जाएंगे। महिला ने कहा, बेटा ये रिश्ता बहुत अच्छा है, इसे जाने मत देना। वो बहुत सीधी है। वो एक साधारण लड़की है और तुम्हारे सामने दबकर रहेगी। मैं मानने में हिचकिचा रही थी, लेकिन मैंने गीता नाम की उस लड़की से रिश्ता स्वीकार कर लिया। जब मैं तस्वीर लेकर घर पहुंची तो मैंने एक बहुत ही अजीब दृश्य देखा। मेरे पति सोफे पर बैठे थे, जबकि मेरी सास और ननद उनके सामने बैठी थीं। मेरी ननद ने कहा, भाई आप एक बांझ लड़की के साथ अपना जीवन क्यों बिताना चाहते हैं? मैंने और माँ ने आपके लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, आप उससे शादी कर लीजिए। जिस पर राजीव ने कहा, तुम दोनों अब बहुत हो गया, कर लो। मैंने अपनी पसंद से शादी करके इतना बड़ा गुनाह नहीं किया कि तुम मुझे हर समय गालियां देते रहो। मैंने तुमसे कहा है कि मैं प्रिया के अलावा किसी को स्वीकार नहीं करूंगा। वो मेरी पत्नी है और मरते दम तक मेरी पत्नी ही रहेगी। सास और ननद की बातें जहां मेरे दिल पर चुभ गई थीं, वहीं राजीव की बातें सुनकर मुझमें काफी हिम्मत आ गई थी। मैं उससे बिना कुछ कहे कमरे में चली गई। कुछ देर बाद राजीव भी मेरे पीछे पीछे आ गया और कहने लगा, तुम माँ और बहन की बातों को दिल पर मत लेना। मैंने कहा, तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। राजीव मेरी बातों पर हैरान हुआ। उसने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने कहा, मैं तुम्हें दूसरी शादी करने की इजाजत दे रही हूँ, लेकिन तुम मेरी पसंद हो। मैं अपनी माँ की पसंद की लड़की से ही शादी करूंगा, अपनी माँ की पसंद की लड़की से नहीं। राजीव ने कहा, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे वो तुम्हारी पसंद की हो या माँ की पसंद की। अगर तुम शादी कर लो तो हमारे घर में भी बच्चे होंगे। मेरे प्यार की लालसा को सुकून मिलेगा। राजीव ने मना कर दिया और कमरे से बाहर चला गया और मैं वहीं बैठकर रोने लगी। सच तो ये है कि मुझे बच्चे पैदा करने की कोई इच्छा नहीं थी। वो ये सब सिर्फ राजीव को खोने के डर से कर रही थी। खैर, कुछ दिनों तक मेरे और राजीव के बीच नाराजगी रही, लेकिन मैंने रो रो कर उसे दूसरी शादी के लिए तैयार किया। लेकिन मैं खुश नहीं थी। मैंने गीता को अपनी दोस्त बना लिया था और जिस दिन गीता मेरी सौतन बनकर मेरे घर आई, मेरी सास ने खूब हंगामा किया। राजीव से खूब झगड़ा भी किया कि कम से कम वो मेरी मर्जी से दूसरी शादी तो कर ले। अपनी सास को ऐसे जलता देख मुझे राहत मिलनी चाहिए थी, लेकिन मैंने पूरी रात अंगारों पर बिताई थी। मैं पूरी रात रोती रही थी। ये विचार मेरी आत्मा को छलनी करने के लिए काफी था कि जिस व्यक्ति की आंखें केवल मेरे लिए थीं, जिसे कभी प्यार हुआ करता था, आज वो किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा होगा। आज कोई और उस व्यक्ति की बाहों में सो रहा होगा जिसकी बाहों में मैं सोती रही हूँ। मुझे एक पल के लिए भी शांति नहीं मिल रही थी। मैंने पूरी रात इसी कोशिश में बिताई थी। जब सुबह हुई तो मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर आ गई, क्योंकि मैं राजीव से मिलना चाहती थी। लेकिन वो दिन के 12 बजे के बाद भी कमरे से बाहर नहीं आया था। जब मैंने अपनी ननद गीता से पूछा तो उसने कहा कि राजीव सो रहा है। मैंने उसे घूर कर देखा और कहा, आपने उसे नहीं जगाया? तब गीता रोने लगी। गीता रोते हुए बोली,
राजीव ने मुझे बताया कि उसने ये शादी केवल आपकी जिद के कारण की है और अब मैं किसी भी तरह से उस पर अपना अधिकार नहीं जताऊंगी, इसलिए वो मुझे तलाक दे देगा और मुझे घर से बाहर निकाल देगा। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मैं उसे जगाने की हिम्मत नहीं कर सकती। अगर वो मुझे अपने घर से निकाल देगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपनी मौसी के घर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मेरी मौसी मुझे छोड़कर चली जाएंगी। वो सच में बहुत लाचार लड़की थी और मुझे उस पर दया आ गई। खैर, मैंने सोचा था कि राजीव मुझसे नाराज होगा और मूड ठीक होने पर खुद ही कमरे से बाहर आ जाएगा, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। आज गीता की शादी का तीसरा दिन था, लेकिन वो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आया था। अब मेरे मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे, तो एक दिन जब गीता किचन में व्यस्त थी, मैं उसके कमरे में गई। राजीव अपने मोबाइल में व्यस्त था। आवाज सुनकर उसने कहा, आ गई मेरी प्यारी गीता तुम। ये शब्द थे या मेरे सिर पर लगा हथौड़ा। मैं अपने कदमों से उनके पास वापस आ गई। सिर्फ 3 दिनों में गीता ने राजीव को अपना बना लिया था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा था। मैं अपनी सास के कमरे की तरफ गई। तभी मुझे पता चला कि मेरी भाभी भी आ गई थी। मेरी सास अपनी बेटी से कह रही थी, देख तेरी माँ कितनी समझदार है। मैंने एक ही चाल चली और सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बेचारी प्रिया को तो ये भी नहीं पता कि जिस लड़की से उसने अपने पति की शादी करवाई है वो मेरी पसंद की लड़की थी, और फिर राजीव को भी गीता से पहली नजर में प्यार हो गया था। ये सब इस लालची औरत की वजह से है। ये सब सुनकर मेरा दिल फटने लगा। मेरी सासें आगे कह रही थी, मैंने प्रिया को बच्चा पैदा करने से रोकने के लिए इतनी गोलियां खिला दी हैं कि अब वो सचमुच बांझ बन गई है। ये वो शब्द थे जो मेरे शरीर पर पत्थरों की बारिश कर रहे थे। मैं जल्दी से अपने पति के कमरे की तरफ गई ताकि मैं उसे बता सकूं कि वो आकर अपनी माँ और बहन की बात सुने कि उन्होंने मुझे कितना प्रताड़ित किया। शादी के कुछ समय बाद ही मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक प्रिया के भाइयों को पता चलने में बहुत देर हो चुकी थी। हुआ यूं था कि वो मेरे साथ आई थी, इसीलिए वो मुझे फोन करके धमकाते रहते थे कि हमारी बहन घर से भागी जरूर है, लेकिन फिर भी वो अकेली नहीं है। अगर तुमने हमारी बहन का ध्यान नहीं रखा तो तुम्हारा अंजाम बुरा होगा। मैं वहां रहने आया था। मुझे पता है वो लोग कितने खतरनाक हैं, इसीलिए मैं प्रिया को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अब माँ ने मोहल्ले की एक औरत के साथ मिलकर मेरी बीवी को पागल बना दिया और उसके हाथों मेरी शादी तुमसे और मेरी प्यारी गीता से हो गई। तुम भी तो मेरी नज़र में आ ही गए हो, अब तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे। अरे मैं क्या सुन रहा था? ये तो वही राजीव था जिसकी वजह से मैंने खुद को दांव पर लगा दिया था। मैं चुपचाप राजीव के कमरे में चली गई। उसे अपने सामने देखकर वो हैरान रह गया। उसे शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका राज इतनी जल्दी जान जाऊंगी। मैंने कहा, राजीव, अगर तुम्हें छोड़ना ही था तो मुझे ऐसे ही छोड़ देते। क्या मुझे बांझ बनाना जरूरी था? क्या किसी इंसान से ईश्वर का दिया हुआ तोहफा, उसकी माँ बनने की खुशी छीनना जरूरी था? ये पाप करने के बराबर है। तुम सबने मिलकर मुझे बर्बाद कर डाला है। ये कहकर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई। वो मेरे पीछे आया। कमरे का दरवाज़ा खटखटाता रहा, पर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसी रात मैं राजीव का घर और उसकी जिंदगी छोड़कर चली गई। मैं हमेशा के लिए बाहर आ गई थी। अब मैं एक अनाथालय में रहती हूँ। मैंने अभी तक राजीव को तलाक नहीं दिया है, क्योंकि अब मुझे किसी मर्द पर भरोसा नहीं था। फिर तलाक लेने का क्या फ़ायदा? मैंने अपनी माँ से फ़ोन पर बात की। वो मुझसे मिलने भी आती हैं। वो मुझे घर ले जाना चाहती हैं, पर मुझमें अपने भाइयों और पिता का सामना करने की हिम्मत नहीं है। एक दिन मैं अपनी किस्मत पर रोती हुई बैठी थी, तभी बाहर बैठा गार्ड मेरे पास आया। उसके हाथ में एक लिफाफा था और मुझे देते हुए उसने कहा, मैडम, ये लिफाफा एक आदमी ने आपके लिए दिया है। जैसे ही मैंने उस लिफाफे को देखा, मुझे सुरेश का ख्याल आया, और ये ख्याल आते ही मेरे दिल में बेपनाह उम्मीद जाग उठी। मुझे राजीव के नाम से ही नफरत थी और खुद पर हंसी आती थी कि मैंने भी कभी राजीव को जी भर के प्यार किया था। मेरा मन कर रहा था कि अभी वो लिफाफा उठाकर फेंक दूं, और मैं अपने इसी ख्याल को पूरा करने के लिए आगे बढ़ गई थी। पर फिर सोचा कि राजीव मुझ पर इतना मेहरबान कब होगा कि मुझे कोई तोहफा भेजे। वो तो उसकी नज़रों में ही खोया हुआ है, और उसने और उसकी माँ ने मेरे साथ जो किया, उसके बाद तो मैं राजीव से कोई उम्मीद भी नहीं कर सकती। कुछ सोचने के बाद मैंने उस गार्ड से वो लिफाफा ले लिया, और कमरे के अंदर बैठकर जब मैंने वो लिफाफा खोला तो मेरी सांसें थम सी गईं, क्योंकि उसमें वही रंग बिरंगी कांच की चूड़ियां थीं जो कभी सुरेश ने मुझे दी थीं। उन चूड़ियों को देखते ही सुरेश का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूम गया था। हो न हो ये चूड़ियां मुझे सुरेश ने भेजी थीं। मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागी और गार्ड से पूछा कि ये चूड़ियां तुम्हें किसने दी? तो उसने बताया कि जिस आदमी ने ये मुझे दी थीं। मेरी दी हुई चूड़ियां तो बहुत पहले ही गायब हो चुकी हैं, लेकिन साथ ही उस आदमी ने कहा था कि अगर प्रिया मैडम इन चूड़ियों को तोड़ दें तो तुम इन कांच की चूड़ियों के टुकड़ों को संभाल कर रखना और मुझे ये टूटी हुई कांच की चूड़ियां दे देना। टुकड़े? सुरेश मेरे पूरे जीवन की पूंजी हैं। अचानक मेरा प्यार हिलोरे मारने लगा। मेरी आंखों से आंसू बेतहाशा बहने लगे। आवारा और लापरवाह सुरेश का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। क्या सुरेश अब भी मुझे याद करता था?
क्या सुरेश अब भी मुझसे प्यार करता था? लेकिन मैं अब किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। मैं कांच की चूड़ियां हाथ में लिए कमरे में वापस आ गई और अगले दिन जब माँ मुझसे मिलने आई तो मैंने सुरेश के बारे में पूछा और सुरेश की जो कहानी मुझे मिली वो भी बताई। माँ ने बताया कि उनकी बातें सुनकर मेरा दिल दुख गया। माँ ने बताया कि जिस दिन तुम राजीव के साथ घर से भागी थी उस दिन सुरेश अपनी चीखों से खूब रोया था। पूरा शहर कलेजा थामकर रह गया था। वो बस चीखता चिल्लाता रहा, सीता सीता पुकार रहा था। मुझे याद आया कि सुरेश मुझे सीता ही पुकारता था। माँ ने बताया कि तुम्हारे जाने के बाद वो बिल्कुल बदल गया था। उसने अपने पिता की सारी जमीन बेच दी थी और शहर में एक स्कूल खोल लिया था। वो तुम्हें अनपढ़ समझता था। उम्र ज्यादा होने की वजह से उसने स्कूल छोड़कर एक टीचर रख लिया और शहर के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा और मुंबई में अपना खुद का बिजनेस भी शुरू किया जो धीरे धीरे आगे बढ़ा। और अब भगवान की कृपा से सुरेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, बल्कि जितना उसके पास है वो उसे गरीबों में दान कर देता है। वो कहता है, इतना पैसा अपने पास रखकर मैं क्या करूंगा जब मेरे पास मेरी सीता ही नहीं है। वो न हंसता है न बोलता है, बस चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। जब मैं और तुम्हारे पापा उसे देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उसकी इस हालत के लिए हमारी अपनी बेटी ही जिम्मेदार है। सुरेश के बारे में ये सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं जल्द से जल्द सुरेश से मिलना चाहती थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल सुरेश से मिलने के लिए तड़प रहा था। मैंने माँ से कहा, मम्मी मैं एक बार सुरेश से मिलना चाहती हूँ। मेरी बात सुनकर माँ की आंखें चमक उठीं और बोलीं, प्रिया अगर तुम चाहो तो सुरेश के साथ कर सकती हो। तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन अब मैं सुरेश के लायक नहीं थी। मैं एक बांझ औरत और एक शादीशुदा औरत थी। लेकिन मैं एक बार सुरेश से मिलकर उससे माफी मांगना चाहती थी कि मुझे उसके प्यार का अंदाजा नहीं था। मैं राजीव को पहचान नहीं पाई और उसे हीरा समझकर मैंने पत्थर से अपना सिर फोड़ लिया। मैं अपनी माँ के साथ सुरेश के घर पहुंची थी। उस समय सुरेश घर पर नहीं था। नौकर ने मुझे बाहर बैठा दिया था। माँ और मुझे काफी देर हो गई थी, लेकिन सुरेश अभी तक नहीं आया था। फिर मैं नौकर से पूछकर सुरेश के कमरे में गई। कमरा साफ सुथरा था। वो कहीं से भी विकास के कमरे जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति का कमरा हो। और फिर अचानक मेरी नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी कि मैं वहीं दिल थामे बैठी थी और मेरे सामने दीवार पर लगे शीशे के फ्रेम में उन्हीं टूटी कांच की चूड़ियों के टुकड़ों से सीता लिखा हुआ था, जिसका मतलब था कि सुरेश मुझे उसी पल से बहुत प्यार करता था और मैं उसका प्यार पहचान नहीं पाई थी और मैंने उन्हें अपने पैरों से कुचलकर तोड़ दिया। मैंने उन टुकड़ों को संभाल कर रखा था और आज तक संभाल कर रखा था। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला कि कब सुरेश मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया और जब उसने सीता को पुकारा तो मैं अचानक पलट गई। मैं बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। सुरेश जैसा वो आलसी आवारा कहीं खो गया था। मेरे सामने एक सज्जन खड़े थे जिन्हें देखकर मैं कह नहीं सकती थी कि वो अनपढ़ हैं। रोते हुए मैं अचानक सुरेश से लिपट गई। मैंने सारी मर्यादा तोड़ दी थी। मैं भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरा सुरेश से कोई रिश्ता नहीं है। सुरेश काफी देर तक ऐसे ही खड़ा रहा और मैं सुरेश के सीने से चिपककर लेटी रही। मेरे मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे, सुरेश मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। शायद इसीलिए भगवान ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी है। काफी देर बाद सुरेश ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, सीता मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया, बस मेरी गलती थी कि मैं तुम्हारा था। मेरी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। मैं आंसू पोंछते हुए सुरेश के सीने से अलग हो गई। कुछ देर बाद सुरेश बोला, सीता मेरे दिल के दरवाजे आज भी तुम्हारे लिए खुले हैं। मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई और लड़की नहीं है। चाहो तो एक बार झांक सकती हो। एक पल के लिए सुरेश के चेहरे पर वही शरारत आ गई थी जो 5 साल पहले बेफिक्री में सुरेश के चेहरे पर हुआ करती थी। मैं रो पड़ी और बोली, सुरेश अब मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं हूँ। मैं राजीव की तैयार पत्नी हूँ और एक बांझ औरत हूँ। जिसके लिए सुरेश ने कहा था, सीता तुम मेरे लिए वही सीता हो जिसे मैंने बरसों पहले बेहद प्यार किया था और आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। मेरे लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम शादीशुदा हो और बांझ हो। लेकिन मैं इतनी स्वार्थी नहीं हो सकती थी कि सुरेश के जीवन में उजाला भरने की बजाय उसके जीवन में अंधेरा भर दूं। उसे संतान का सुख नहीं दे पाई और राजीव ने जो घाव मुझे दिया था वो अभी भी ताज़ा था। पता नहीं अब मेरा दिल क्यों उदास है। मुझे किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं था। मर्द तो मर्द होता है। ऐसा न हो कि कल को सुरेश भी संतान की चाहत करने लगे और वो मुझसे नजरें चुरा ले। मैं रोती हुई बाहर भागी और अपनी माँ का हाथ थामे अपने घर वापस आ गई। मेरी हालत देखकर मेरे पिताजी और मेरे भाइयों ने भी मुझे माफ कर दिया। अगले दिन सुरेश मेरे पास आया
और दुखी शब्दों में बोला, सीता, मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यार इतना खोखला है। भगवान ने मुझे किसी और को दे दिया। मुझे एक बार मौका दिया और तब भी तुमने मेरे प्यार को ठुकरा दिया। अगर तुमने आज मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा। मैं कभी तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। मैं ये कांच की चूड़ियां तुम्हारे लिए लाया हूं। अगर तुम चाहो तो इन्हें पहनकर बाहर आ जाओ, नहीं तो तोड़कर मेरे पास ले आओ। ये कहकर सुरेश ने वो कांच की चूड़ियां मेरे बिस्तर पर छोड़ दी। मैं बहुत देर तक उन कांच की चूड़ियों को देखती रही। भगवान ने मुझे एक और दे दी। मुझे सच्चा प्यार पाने का मौका मिला था और अब मैं उस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने वो कांच की चूड़ियां उठाईं और अपने हाथों में पहन ली। जब मैं उन्हें बाहर लेकर निकली तो सुरेश माँ से बातों में मग्न था। उसने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। मुझे बाहर आता देख सुरेश के चेहरे का रंग बदल गया। वो शायद सोच रहा था कि मैं चूड़ियां टुकड़ों में लेकर आई हूं, और जब मैं उसके सामने आई और अपने हाथ दिखाए तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसने माँ की परवाह किए बिना ही मेरे हाथों को चूम लिया था। माँ ने मुझे खास तौर पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था, इसलिए उसने झट से मेरे हाथ छोड़ दिए थे। मैं हंसते हुए अपने कमरे में भाग गई थी। मेरे हाँ कहते ही शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उधर मेरे भाई और पिताजी ने राजीव से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी डाल दी थी। एक हफ्ते के अंदर ही राजीव और मेरा तलाक हो गया और मेरी शादी सुरेश से हो गई। मेरे माता पिता ने मेरी शादी बड़ी धूमधाम से मनाई। ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरी पहली शादी हो। मुझे अब शादी की खुशी का एहसास हो रहा था। इससे पहले राजीव से मेरी अभी अभी कोर्ट मैरिज हुई थी। मैं शादी की सेज पर बैठी सुरेश का इंतजार कर रही थी। जब मैं वहां थी तो मेरे दिल में किसी राजीव की परछाई तक नहीं थी। मेरा दिल सिर्फ सुरेश के नाम से धड़क रहा था। और जब सुरेश कमरे में आया तो मैं और भी चिपक कर बैठ गई। और जब सुरेश ने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मेरे कान धड़कने लगे। अपना चेहरा उसके पास ले जाकर मैंने मादक लहजे में कहा, सीता, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि सीता सिर्फ राम की है और बाकी सब सखियां हैं। इसलिए मैंने शर्मा कर अपना सिर सुरेश के सीने में छिपा लिया। सुरेश ने भी मुझे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। मैं इस एहसास से भर गई कि सुरेश के साथ जिंदगी इतनी खूबसूरत हो जाएगी। सुरेश ने मेरा इलाज शुरू कर दिया था और डॉक्टर ने मुझे उम्मीद दी थी कि इलाज के बाद मैं मां बन सकती हूँ। और एक दिन बाजार में खरीदारी करते समय मेरी मुलाकात राजीव से हुई। लेकिन राजीव के चेहरे पर कोई चमक नहीं थी। मुझे देखते ही वो मेरे पास आया, हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगी। उसने कहा, प्रिया, मैंने और मेरी माँ ने तुम्हारे साथ जो किया उसकी सजा मुझे भगवान ने दी है। मेरी माँ लकवाग्रस्त हो गई है और बिस्तर पर पड़ी है। मेरी माँ को पोता खिलाने की जल्दी थी और जब शादी के 1 साल बाद भी गीता गर्भवती नहीं हुई तब मैंने और गीता ने अपने टेस्ट करवाए, जिसमें गीता की रिपोर्ट सामान्य थी, लेकिन मेरी रिपोर्ट आई कि मैं कभी पिता नहीं बन सकता। अब गीता मुझे दिन रात बांझ होने का ताना मारती है। प्रिया, मुझे तुम्हारा प्यार बहुत याद आता है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरे जीवन से चले गए हो, लेकिन मैं केवल एक ही काम कर सकता हूँ, वो है आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना। अगर आप माफ कर सकते हैं तो कृपया जरूर करें। हो सकता है आपकी माफी से मेरे जीवन में जो दर्द आया है वो थोड़ा कम हो जाए। मैंने सुरेश का हाथ कसकर पकड़ लिया और सुरेश की तरफ देखते हुए मैंने राजीव से कहा, राजीव, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जब भगवान ने तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दी है तो मैं कौन होती हूँ तुम्हें सजा देने वाली। और ये कहकर मैं आगे बढ़ गई। राजीव मुझे एक हारे हुए जुआरी की तरह देखता रहा और मैं सुरेश के हाथों में थी और मेरे जीवन में एक बार फिर से खुशियां आ रही थी। मैं आगे बढ़ रही थी। मेरे लिए खुशियां ही खुशियां थीं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।